हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग विस्टास के चैप्टर 2 द टाइगर किंग पे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, द टाइगर किंग तमिल राइटर, तमिल पत्रकार, तमिल कवि, तमिल आलोचक कल्कि के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम था रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, लेकिन उनका जो उपनाम था, पेन नाम था, कल्कि था। इन्होंने ही टाइगर किंग नामक लेसन लिखा था। वास्तव में टाइगर किंग जो ये टाइटल है वह प्रतिबंधपुर के महाराज को दिया गया है और प्रतिबंधपुर के महाराजा ही इस कहानी के नायक हैं। यद्यपि कल्कि ने उनको अनेक टाइटल दिए थे। उनको स्वनामधन्य, जमींदार, जनरल, किलेदार, मेजर भी कहा जाता है। संत व्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, जंग बहादुर, MAD, सर जिलानी जंग, ACTC या CRC इत्यादि के नाम से भी लोग पुकारते हैं। यानी कह सकते हैं कि वह राजा अपने नाम के अनुरूप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यही वजह है कि उन्हें बहुत सारे शीर्षकों से नवाजा भी गया था। इस कहानी के प्रारंभ में लेखक क्या कहता है कि मैं आप लोगों को यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि वास्तव में प्रतिबंधपुर के महाराज को टाइगर किंग क्यों कहा गया, और साथ ही साथ ये बताते भी हैं कि मैं आज इस कहानी के बताने के माध्यम से इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ कि अंत भी मैं योजनाबद्ध तरीके से वापस आऊँगा। अगर स्टुका जो जर्मन बम वर्षक विमान है, अगर वो भी मेरे मार्ग से मुझे विचलित करना चाहे तो वो शायद मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगा, और अगर वो चाहे तो मेरी कहानी से जितना जल्दी हो सके पीछे हट जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में यह बताना अत्यधिक आवश्यक है कि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी, उसकी शूरवीरता इतनी ज़्यादा बड़ी थी, वह वास्तव में योद्धा के रूप में इतना प्रसिद्ध था कि उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उस जैसे साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। लेकिन ध्यान रखें, उस इच्छा की पूरा होने की संभावना तनिक भी नहीं है, क्योंकि टाइगर किंग जो है वो मर चुका है। और टाइगर किंग के मृत्यु का ढंग भी असाधारण रूप से रोचक है। इस कहानी के अंत में ही मैं बताऊंगा कि उसकी मृत्यु का सबसे इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है वो क्या है। वास्तव में हुआ क्या, जब उसका जन्म हुआ तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने उसके जन्म के विषय में भविष्यवाणी की। कुछ लोगों ने कहा, यानी कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि एक दिन टाइगर किंग की वास्तव में मृत्यु होगी, अर्थात उसे मरना ही पड़ेगा। लोगों ने उसकी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह जो राजा है, यानी यह जो बच्चा है जो राजा बनेगा, आगे चलकर बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वीरों में वीर बनेगा, नायकों में नायक बनेगा। ऐसी बातें ढेर सारे ज्योतिषियों ने उस राजा के विषय में, उस छोटे से बच्चे के विषय में बोली। उनकी बातों पर विश्वास करना बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन सभी ज्योतिषियों को आगे बताने के लिए मजबूर किया गया। तब जो मुख्य ज्योतिषी ने वह कहा, वह बताता है कि यह वह रहस्य जो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए और फिर भी हमें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि इस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में यह बालक ने जन्म लिया है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी ये कोई तार्किक बात नहीं है, ये तो सब जानते हैं, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होगा ही। लेकिन जैसे ही ज्योतिषियों ने यह बात बताई कि जो इस नक्षत्र में जन्म लेगा उसकी मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, तभी एक बड़ा चमत्कार हुआ। जिलानी जंग बहादुर, जो उस बच्चे का नाम था जो आगे चलकर राजा बनेगा, 10 दिन के थे। अचानक उनके होठों से एक वाक्यांश निकला। क्या वाक्यांश निकला? ओ वाइस प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई हु स्पोक, या बोलने वाला मैं ही हूँ। अब इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि 10 दिन पहले जन्म लेने वाला बच्चा बड़ी स्पष्ट रूप से बोल रहा था।
जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक ऑफ हिज स्पेक्ट्रल एंड गेज इनिशियली एट द बेबी। प्रमुख ज्योतिषी जो थे, हेड ज्योतिषी जो थे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उस छोटे से नन्हे से बच्चे जिसकी उम्र अभी 10 दिन की थी, बड़े ध्यान से देखा। कहता है जिलानी जंग साहब कि उन सबको जिन्होंने जन्म लिया है, ज्योतिषी जी, एक ना एक दिन मरना होगा। यह जानने के लिए हमें आपके भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। इसमें तब कई काम की बात होती अगर आप हमें मृत्यु का तरीका बताएं। यह आवाज़ बच्चे ने बिल्कुल पंछी जैसी तीखे शब्दों में बोला। जो प्रमुख ज्योतिषी थे, वे अपनी नाक पर अंगुली रख लिए, आश्चर्यचकित होकर के बच्चे को देखने लगे। यह सोचने लगे कि मात्र 10 दिन का बालक किस तरीके से अपने होठ को खोल करके बोलता है, साथ ही साथ इतना इंटेलेक्चुअल प्रश्न भी पूछता है। इनक्रेडिबल है। यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा मुझे लग रहा है। क्या करते हैं? प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से अंगुली हटाई और नन्हे राजकुमार पर अपना पैनी नज़र डाल दी और बोले, जो हेडलाइन है वो मूल लाइन है। बोलते हैं, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर इनमीज, देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। द मेन एस्ट्रोलॉजर या द चीफ एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेंड, कहते हैं कि राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ है और वृषभ राशि में पैदा होने के नाते आप ये जानते भी होंगे कि वृषभ और बाघ दोनों शत्रु हैं, अतः इनकी जब भी मृत्यु आएगी बाघ के द्वारा आएगी। अब सभी को यह लग रहा होगा कि अब सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि सिंहासन का जो उत्तराधिकारी है, जो राजकुमार है, अपनी मृत्यु बाघ से होने के विषय में सुनकर शायद कांप उठेगा, डर उठेगा। पर जो राजकुमार था बहुत ही डेयरिंग था। राजकुमार ने जैसे ही यह शब्द को सुना जो प्रमुख ज्योतिषी ने बोला था, वह गहरी आवाज़ में गुर्राया। उसके होठों से भयानक शब्द निकले। क्या निकला? लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघ सावधान हो जाओ। यह जो घटना है मात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुर में फैली हुई है, पर बाद की घटनाओं को देखकर हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि यह किसी सत्य पर आधारित थी। यहाँ तक पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में देखे जाए, जंग बहादुर जो युवराज थे प्रतिदिन या धीरे धीरे लंबे होते गए, युवा हो रहे थे, शक्तिशाली होते रहे थे और उनके बचपन में जो ये चमत्कारिक घटना हुई थी उसके बाद कोई भी चमत्कारिक घटना उनके जीवन में नहीं हुई। वो धीरे धीरे खा पी करके बड़े हो रहे थे, युवा हो रहे थे। ये जो युवा होने वाले राजकुमार थे, इन्होंने अंग्रेज़ी गाय का दूध पिया। एक अंग्रेज़ महिला ने ही इनका पालन पोषण किया। अंग्रेज़ टीचर के द्वारा इनको एजुकेशन दिया गया और जैसे कि अन्य सारे भारतीय राज्यों के युवराज करते थे, इन्होंने अंग्रेज़ी फिल्मों के अलावा कुछ नहीं देखा। यानी जो कुछ भी था, खान पान, पालन पोषण, फिल्में देखना, शिक्षा उक्षा, सब अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ, सब अंग्रेज़ी में हुआ। और जब वह बालक 20 वर्ष का युवा हुआ तो उसका राज्य जो था वो कानूनी संरक्षण में था। उसे कानून के द्वारा देखभाल किया जाता था। बाद में कानूनी संरक्षण से हटा करके राजकुमार के हाथों में प्रदान कर दिया गया। पर देखा जाए तो राज्य का जो प्रत्येक व्यक्ति था उसे जोशी की भविष्यवाणी याद थी और रोज़ लोग चर्चा करते थे और धीरे धीरे यह बात महाराज के कानों में भी पहुंच गई कि मेरी मृत्यु अगर होगी तो वो बाघ के द्वारा होगी। प्रतिबंधपुर में बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे बाघ भी रहते थे, इसलिए राजा ने सोचा अब मैं 100 बाघों का शिकार अवश्य करूँगा। महाराज पहली बार शिकार करने के लिए गए और उन्होंने अपना पहला बाघ मारा और जब बाघ को मारा तो वो शाही ज्योतिषी को बुलवाया और मरे हुए बाघ को दिखाते हुए उन्होंने कहा, बोलो ज्योतिषी अब क्या कहते हो। ज्योतिषी बोला, महाराज आप ऐसे ऐसे
चाहे 99 बाघ क्यों ना मार लो, पर 100वें बाघ को मारने के प्रति आपको बड़ा ही सचेत, बड़ा ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 100वां बाघ ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो राजा बोलते हैं कि अगर मैं 100वां बाघ भी मार दूं, तो मेरे द्वारा 100वां बाघ मार दिया जाए तो जोशी बिल्कुल थोड़ा उद्वेलित हो गया। उसने कहा, तब मैं अपनी जोशी की सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, अपनी चुटिया कटवा लूँगा, अपने सर के बाल कटवा लूँगा। और अजीबो गरीब बड़बड़ बड़बड़ करने लगा जोशी, यानी उसकी जो भी बातें लग रही थी वो असंगत लग रही थी। और उस दिन, जिस दिन जोशी और राजा की वार्तालाप हुई, उस दिन के बाद प्रतिबंधपुर में रहने वाले सारे बाघ जो थे वो बिल्कुल उत्सव का माहौल उनके लिए क्रिएट हुआ, क्योंकि अब राजा ने आदेश दे दिया कि पूरे प्रतिबंधपुर में मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति बाघ का शिकार नहीं करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी आदेश दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने बाघ के तरह पे पत्थर भी फेंकने की हिम्मत की तो उसकी सारी धन, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और कानून के द्वारा उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। महाराज ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं जब तक 100 बाघ की हत्या नहीं कर लूँगा, 100 बाघ नहीं मार लूँगा, मैं दूसरे किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दूँगा। पहले तो लगता था कि राजा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ठीक तरह से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत सारे खतरों का उन्हें सामना भी करना पड़ा। कई बार शिकार करते समय ऐसे अवसर भी आए, गोली का निशाना चूक जाता था, बाघ उन पर छलांग लगा देता था। बेचारे खाली हाथ निहत्थे होकर के वो बाघ से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन सौभाग्य था कि हर बार महाराज ही जीतते थे। ऐसे ही एक घटना और घटित हुई। एक अंग्रेज़ अधिकारी के सेक्रेटरी ने महाराजा को दीवान के द्वारा एक संदेश भेजा कि वो जो ब्रिटिश अधिकारी दुरई हैं वो एक बाघ मारना चाहते हैं, आपके प्रतिबंधपुर में आकर के शिकार करना चाहते हैं। लेकिन राजा ने तुरंत मना कर दिया कि वह किसी को भी अपने अलावा प्रतिबंधपुर में शिकार करने नहीं देंगे। तो दुराई ने यह भी उनको सुझाव दिया कि वास्तविक शिकार महाराज ही कर लें, मैं तो बाघ के मुर्दा शरीर के ऊपर खड़े होकर बंदूक हाथ में लेकर अपनी केवल फ़ोटो खिंचवा लूँगा। पर महाराज इस प्रस्ताव को लेकर भी तनिक भी तैयार ना हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर आज मैं नरम पड़ जाऊँगा तो दूसरे अंग्रेज़ अधिकारी आएंगे, शिकार करने की अनुमति मांगेंगे, तो वो सब लोगों को मना नहीं कर पाएगा। इसीलिए वह चाहते थे कि इस ब्रिटिश अधिकारी की इच्छा पूर्ति को रोका जाए। लेकिन एक डर बना था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, छोटे छोटे रियासतों में राजा राज्य करते थे। आज अगर एक अंग्रेज़ अधिकारी को इन्होंने मना कर दिया तो उन्हें अपने राज्य के खोने की चिंता सताने लगी। निश्चित रूप से उनका राज्य खो जाएगा, अंग्रेज़ लोग उसको हड़प लेंगे। इस विषय को लेकर के महाराज ने और उनके जो दीवान थे बहुत देर तक विचार विमर्श किए, मंत्रणा किए और एक निष्कर्ष पर निकले कि क्यों ना जो दुरई सैनी है उनकी पत्नी को खुश किया जाए, और उनकी पत्नी अगर खुश होंगी तो जो ब्रिटिश अधिकारी है वो भी बात मान लेगा। परिणाम स्वरूप कलकत्ता के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत राजा ने एक तार भेजा और कहा कि अलग अलग डिज़ाइन की खूबसूरत से खूबसूरत, महंगी से महंगी हीरे की अंगूठी नमूने के रूप में भेजी जाए। करीब 50 अंगूठियाँ राजा के पास आई, अलग अलग डिज़ाइन की। राजा ने सारी की सारी अंगूठियाँ अंग्रेज़ अधिकारी के पास उनकी सुयोग्य पत्नी के लिए भेजा, और राजा और मंत्री ने यह उम्मीद की थी कि 2-1 अंगूठी जो दुरई सैनी है वो पसंद करेंगी, शेष वापस कर देंगी। लेकिन दुरई सैनी ने अपना उत्तर भेज दिया क्या कि आपके द्वारा भेजी गई सारी अंगूठी मुझे बहुत स्वीकार है। लेकिन राजा क्या करते, राजा के पास भी 2 ही 3 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों ने 3 लाख का बिल भेज दिया। महाराज थोड़ा खुश थे कि चलो 3 लाख रुपए तो उनके चले गए, लेकिन उनका जो राज्य है उनके पास सुरक्षित रह गया। कम से कम दुरई सेन अब उनके राज्य को हड़प करने की हिम्मत नहीं करेगा।
महाराज जो थे वो अपने बाघों के प्रति जो शिकार था उसमें लगातार सफल होते गए और 10 साल बीत गए। राजा की उम्र 30 साल की हो गई और 10 वर्ष के अंदर राजा ने 70 बाघों का शिकार किया। और तब एक अप्रत्याशित कठिनाई ने उनके लक्ष्य को रोक करके रख दिया। हुआ क्या? प्रतिबंधपुर के जंगलों में बाघ जितने भी थे सब समाप्त हो चुके थे। जो राइटर है वो कमेंट भी करता है, हो सकता है कि सभी बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया हो सकता हो 2-4 बाघ जो बचे उन्होंने सुसाइड कर लिया हो, या उस राज्य से भाग करके कहीं दूर चले गए हो। लेकिन राजा ने जो ख्वाब सोच रखा था कि मुझे 100 बाघ का शिकार करना है, वह उनके लिए बार बार बेचैनी का सबब बना रहा। जब राजा लगातार घूमते रहते, शिकार पर जाते और खाली हाथ लौट करके आते तो बड़ी पीड़ा, बड़ी परेशानी उनको होती। एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया और कहा कि मैंने 70 बाघों का शिकार कर लिया, अब मेरे जंगल में कोई भी बाघ नहीं है और मुझे अभी 30 बाघों का शिकार करना है। मैं क्या करूं? कैसे मुझे 30 बाघ मिलें, या मैं अन्य बाघों का शिकार कैसे करूं? तो दीवान ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप विवाह कर लीजिए। राजा ने को यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा और उसने कहा कि पता लगाओ कि किस राज्य में सुयोग्य राजकुमारी है और उसके राज्य में विशाल जंगल है जहाँ बाघों की संख्या प्रचुर मात्रा में है। मैं ऐसे ही जगह पर विवाह करूँगा। दीवान ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसे एक सही लड़की ऐसे राज्य में मिल गई जिसमें बाघों की विशाल संख्या थी। राजा खुश हो गए। महाराज जंग बहादुर जब भी अपने ससुराल जाते, अपने ससुर के यहाँ जाते, 5-6 बाघ मार लाते और अपनी गिनती जो 100 पूरी करने की थी उसको वो बढ़ाते रहते थे। इस प्रकार प्रतिबंधपुर महल के बैठक खानों में दीवारों पर 99 बाघों की जो खालें थीं वो शोभा के लिए दिखाई देने लगी। 99 बाघों की जो खाल थे लाइन से प्रतिबंधपुर के बैठक खाने में दिखाई दे रहे थे। महाराज की चिंता वास्तव में जुनून का रूप धारण कर ली थी, क्योंकि अब 100 बाघ में सिर्फ एक बाघ की कमी थी। उसने 99 बाघों की हत्या कर दी थी। यही एक स्वप्न उसके मस्तिष्क पर दिन रात छाए रहता था कि कैसे मैं 100 बाघ मारूं। अब तो उनके ससुर के यहाँ बाघों भी बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। उनके वन भी बाघ से खाली हो चुके थे। किसी जगह बाघ का पता लगाना असंभव हो गया था। फिर भी एक बाघ की तो ज़रूरत थी ही। अगर वे एक जानवर और मार लें, एक बाघ और मार लें, तो उनका डर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और फिर वे बाघ की हत्या करना छोड़ करके राज्य के अन्य चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देंगे। प्रजा के उत्थान के लिए अपने राज्य के उत्थान पर वह ध्यान देंगे। परंतु उस अंतिम बाघ से उसे बड़ा सावधान भी तो रहना होगा, क्योंकि जोशी ने अंतिम बाघ यानी 100वें बाघ से ही सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। काफ़ी सच है, आखिर बाघ एक जंगली जानवर भी है। प्रत्येक व्यक्ति को उससे सतर्क रहना चाहिए। पर यह 100वां बाघ कहाँ मिले? जिंदा बाघ के स्थान पर लगता था बाघ का दूध मिलना अधिक आसान है। इसलिए राजा जंगल घूमते रहते, भटकते रहते, इस जंगल से उस जंगल। लेकिन जब मिला नहीं बाघ, 100वां बाघ, तो वे दुख में डूब गए। और शीघ्र ही एक खुशखबरी आई जिसने सारे दुख को मिटा दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि करीब ही एक पहाड़ी गांव है जहां पर जल्दी भेड़ें गायब हो रही हैं। राजा को तुरंत पता लगा, हो ना हो वहाँ कोई ना कोई बाघ जरूर है और बाघ ही भेड़ों को चुरा रहा है, बाघ ही भेड़ों की हत्या कर रहा है। राजा इतने खुश हो गए कि तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि उस गांव में 3 वर्ष के लिए कोई कर नहीं लगेगा, यानी 3 साल तक समस्त करों से वो मुक्त रहेंगे। और फिर अपने लाव लश्कर के साथ 100वें बाघ का शिकार करने के लिए चल पड़े। लेकिन बाघ
आसानी से नहीं मिला। ऐसे लगता था जैसे जानबूझकर उसने अपने आप को छिपा लिया था ताकि महाराज की इच्छा का मजाक उड़ाया जा सके। लेकिन महाराज भी बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थे, चाहे जो हो, जब तक बाघ को मार नहीं लूँगा तब तक जंगल से आऊँगा ही नहीं। राजा जंगल में घूमते रहे, भटकते रहे, दिन दिन बीतते गए और महाराज का गुस्सा खतरनाक रूप से बढ़ता चला गया। परिणाम क्या हुआ? बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। एक दिन जब उनका क्रोध चरम सीमा पर था तो महाराज ने अपने दीवान को बुलाया और आज्ञा दी कि ज़मीन का जितना भी लगान है पूरा का पूरा लगान दुगना कर दिया जाए। राजा बिल्कुल असंतुष्ट भाव से इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे। दीवान को लगा कि अगर राजा की स्थिति ऐसी ही रही और शीघ्र उन्हें 100वां बाघ नहीं मिला तो उसके परिणाम बड़े ही विनाशकारी होंगे, मेरी भी नौकरी चली जाएगी और ऐसी ही स्थिति बनी रही तो इन राजा का जो राज्य है वो भी खो जाएगा और वो अंग्रेज लोग किसी न किसी रूप में हड़प लेंगे। उसे लगा जीवन जैसे फिर से लौट आया है। तभी दीवान को यह पता चला कि मद्रास के जो पीपल्स पार्क में है एक बाघ है, अभी हाल ही में लाया गया है और वह बाघ उन्हीं के घर में छुपा हुआ है। पति पत्नी और अन्य लोग मिलकर के बाघ को खींच करके उस स्थान पर लेकर के गए जहां महाराज शिकार कर रहे थे। जब वे जंगल में लेकर के पहुँचे बाघ को तो बाघ ने भी जैसे सत्याग्रह कर दिया था, वह भी कार से उतरने को तैयार न था। जानवर को बाहर निकालने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देना पड़ा और अंत में दीवान सफल हुए। अगला दिन जब महाराज जंगल में घूम रहे थे तो अचानक बाघ उनके सामने आ गया, मानो विनम्र प्रार्थना कर रहा हो राजा से, मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के उन्होंने बाघ पर निशाना लगाया और बाघ तुरंत गिर गया, ढेर हो गया। राजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चिल्ला करके बोले, मेरी कसम पूरी हो गई, मैंने अपना 100वां बाघ मार लिया। और आदेश देते हैं कि बाघ को एक शानदार जुलूस के रूप में राजधानी में लाओ और वहाँ पर उसको दफना दो। महाराज के जाने के बाद यानी महाराज कार में बैठे और चले गए। महाराज के जाने के बाद शिकारी लोग जो अन्य शिकारी राजा के साथ रहते थे बाघ के उनके पास आए, ध्यानपूर्वक देखे, लेकिन तभी बाघ ने घबराहट में अपनी आंखें खोल दी और वह उन समस्त शिकारियों को बड़े ध्यान से देखने लगा। सभी शिकारी चिल्ला करके बोले, अरे ये तो बाघ है, अभी मरा ही नहीं है, जिंदा है। लगता है गोली उसके बगल से गुजर गई है और गोली की आवाज़ सुन करके वह डर गया है, मूर्छित हो गया था। शिकारियों को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी उन्होंने फैसला लिया कि महाराज को पता न चल पाए कि उनका निशाना चूक गया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी नौकरी जा सकती है और भी तरह तरह की परेशानियां उन पर आ सकती हैं। इसीलिए उन शिकारियों में से एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया। अब की बार निशाना चूका नहीं और बाघ ऑन स्पॉट मर गया। फिर जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, उस मृत बाघ को एक जुलूस का शक्ल दे करके राजधानी में लाया गया, सबको दिखाया गया, दफना दिया गया और उसके ऊपर एक समाधि बना दी गई। राजा ने बाघ का शिकार करना पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना जो लक्ष्य था वो तो उन्हें लगता था कि वो पूर्ण कर चुके हैं। आज महाराज के बेटे का 3रा जन्मदिन था। महाराज ने अभी तक अपना पूरा ध्यान शिकार पर लगाया था। युवराज के लिए उनके पास समय नहीं रहता था, पर अब उन्होंने डिसाइड किया मैं अपना सारा ध्यान बच्चों पर, अपना सारा ध्यान राज्य के उत्थान पर लगाऊंगा। अब राजा ने सोचा क्यों ना आज अपने बेटे के बर्थडे पर कोई स्पेशल गिफ्ट प्रदान की जाए। फिर वह प्रतिबंधपुर के बाज़ार में गए, हर दुकान पे तलाशा कि कोई बढ़िया से बढ़िया उपहार जो उसके बच्चे के लिए उपयुक्त हो वो खरीदा जाए।
अंततः चलते चलते वे खिलौने की एक दुकान पर पहुँचे जहाँ पर लकड़ी का एक बाग रखा हुआ था और राजा ने तुरंत डिसाइड किया कि मेरे बेटे के लिए इससे बेहतर उपहार कुछ हो नहीं सकता है। यही लकड़ी का बाग उपहार स्वरूप मैं लूँगा और अपने बेटे को उपहार के रूप में प्रदान करूँगा। वास्तव में लकड़ी के बाग की कीमत केवल 9 पैसे थी, लेकिन दुकानदार को यह मालूम था कि अगर बाग की कीमत इतनी कम बताई गई, केवल 9 पैसे बताई गई, तो निश्चित रूप से राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इसलिए उसने भी सोचा मैं महाराज को इससे बड़ी से बड़ी कीमत वसूलूंगा। और उसने चापलूसी करते हुए कहा, महाराज यह जो बाग आपने देखा है, यह बाग जो आपने पसंद किया है, कारीगरी का एक अद्भुत, एक दुर्लभ नमूना है। वैसे तो इसकी बहुत कीमत है, लेकिन मैं इसे आपको 300 रुपये को दे दूंगा। ये 9 पैसे वाला उबड़ खाबड़ बना हुआ बाग है, उस लकड़ी के उपहार को बेचने वाले व्यक्ति ने 300 रुपये में राजा को बेचा। और राजा ने कहा कि यह तो उपहार बहुत ही सुंदर है, यह उपहार युवराज के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ भेंट होगी। और वह बाग को लिया और लेकर के घर चला गया। राजा उस दिन उस लकड़ी के बाग से अपने बेटे के साथ दिन भर खेलता रहा। लकड़ी का बाग, बेटा, राजा सब उसी खेल में बिजी थे। वास्तव में इस जो लकड़ी का बाग था उसे किसी अयोग्य अकुशल बढ़ई ने बनाया था। उस पर जो शार्पनेस थी वो तनिक भी अच्छी ना थी, सतह खुरदुरी थी। लकड़ी के छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े उसके ऊपर लकड़ी की कीलों की तरह खड़े हुए थे। इतना खराब, इतना खुरदुरा था। और खेलते खेलते इन्हीं में से एक सफ़ेद सा बड़ा टुकड़ा महाराज के दाहिने हाथ पर चुभ गया। राजा ने अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में चुभे हुए उस लकड़ी के खुरदुरे को निकाला और राजकुमार के साथ खेलता गया। लेकिन राजा ने उस जख्म की ओर ध्यान नहीं दिया जो उस लकड़ी के खुरदुरे ने चुभ करके राजा के दाहिने हाथ में बना दिया था। अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन हो गया और 3-4 दिन में वह एक बड़ा जख्म का रूप धारण कर लिया, मवाद से भर गया। उसका पूरा बाजू धीरे धीरे इन्फेक्टेड होता गया। मद्रास के 3-4 शल्य चिकित्सक जो सर्जन थे वो आए, सलाह मशवरा खूब देर तक हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर राजा के हाथ को ठीक करना है तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजा ने अनुमति दी कि ठीक है, चाहे जैसे ठीक करो, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने वाले तीनों सर्जन घंटों तक ऑपरेशन करते रहे और घंटों के बाद वे बाहर आए और उन्होंने घोषणा की। क्या घोषणा की? द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराज इज़ डेड। ऑपरेशन सफल हुआ, महाराज मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार 100वें बाघ ने राजा से अपना आखिरी बदला ले लिया था। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी द टाइगर किंग की कहानी कि किस तरीके से राजा को 100वां बाघ मारने में असफलता हासिल हुई और 100वें बाघ ने जो एक लकड़ी के रूप में था उसने अपना बदला ले लिया था। तो ये कहानी वास्तव में एक सटायर है, मृत्यु अकाट्य सत्य है। हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, हम मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट।